नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे टू सक्सेस चैनल में। और आज से हम लोग कुछ जो बचे हुए भाग हैं हमारे, जो हमने लगभग तो डिस्कस कर लिया है, जो बचा हुआ भाग है उसमें से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में। और आज से इसके तहत हम शुरुआत करेंगे बिहारी कवि के बारे में। सबसे पहले रीतिकाल जब हम पढ़ते हैं और जब हमने हिंदी साहित्य के इतिहास वाले भाग में रीतिकाल के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था बिहारी कवि के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। और आज से हम लोग विस्तार पूर्वक बिहारी कवि के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली बिहारी कवि के संक्षिप्त परिचय पर चर्चा करेंगे और उनकी रचनाओं को, उनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर डिटेल्स हमारे अगली कक्षाओं में, जब तक बिहारी कवि के बारे में सारी बातें जान नहीं लेते तब तक बिहारी कवि चलता रहेगा। तो बिहारी कवि का मूल नाम जो था बिहारी लाल था, है ना। और इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो इन्हें हम रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में जानते हैं, ये हमने पहले ही कह दिया। 8 वर्ष की आयु में ये ओरछा यानी कि बुंदेलखंड चले गए थे अपने पिता के साथ में, और बचपन पूरा वहीं पे इनका व्यतीत हुआ। कहाँ पे व्यतीत हुआ? ओरछा में व्यतीत हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था और इनके गुरु जो थे वो नरहरि दास थे, और इनका ससुराल मथुरा में था। बिहारी लाल के बारे में, तो बिहारी लाल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर हम लोग आगे डिटेल में इनके पॉइंट पर चलेंगे। बिहारी कवि श्रृंगार, नीति, भक्ति तीनों के कवि माने जाते हैं, और इनकी रचनाओं में जो हमें देखने को मिलता है वह अद्भुत है। इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनके बारे में ये कहा था कि बिहारी कवि जैसा कवि पूरे यूरोप में एक भी कवि वैसा नहीं है। यानी कि उन्होंने विश्व पटल पे कह दिया था बिहारी जैसा कवि कोई नहीं है आज के समय में। तो बिहारी कवि के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इनका जो ससुराल था मथुरा था। एक छोटा सा इनमें दोहा भी है, जो पढ़ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इनके बारे में, यहाँ जन्म कहाँ हुआ था, ससुराल कहाँ पे है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल, है ना। मथुरा में ससुराल है, जन्म ग्वालियर में हुआ, बुंदेलखंड में बचपन बीता, है ना। बाद में इन्होंने सवाई राजा मानसिंह जो जयपुर में थे, राजा थे, उनके पास ये उनके दरबार में रहने लगे। ये मूलतः दरबारी कवि थे, ये हमें समझना पड़ेगा, है ना, दरबार के। और खास करके जो इनका समय हम देख रहे हैं 1595 से 1663 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये समय जो था भारतवर्ष में खास करके अकबर के का अंतिम समय था, और औरंगजेब के लगभग समय तक इनकी जो है इन्होंने इनका ये मतलब जीवित रहे और अपनी रचनाएं लिखते रहे। तो वो समय क्या था? रीतिकाल का एक तरीके से चरमोत्कर्ष का समय था, और ब्रजभाषा में भी रचनाएं लिखी जाती थी, और खास करके ब्रजभाषा की बहुत ज़्यादा उस समय में हम कह सकते बोलबाला उस समय में था। और ये जयसिंह राजा, जो सवाई राजा जयसिंह थे, उनके दरबार में रहने लगे, वहीं पर रचनाएं रचते रहे, है ना। जिस तरह से घनानंद के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, ठीक उसी तरीके से ये भी दरबार में रचनाएं रचते थे और लिखते थे। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कि जयसिंह के बारे में ये कहा गया कि जयसिंह जो थे रानी के साथ में, अपनी जो उनकी रानी थी उनके साथ में भोग विलास प्रेम में इस तरीके से व्यतीत रहते थे कि राजकाज से उनका ध्यान हट सा गया था। जब इस तरह की स्थिति आई तो इन्होंने एक रचना रचा और उसमें एक दोहा के माध्यम से इन्होंने राजा को जगाने का प्रयास किया। और इसके बाद कहा जाता है कि जयसिंह जो थे वो फिर से जागृत हुए और फिर से अपने राजकाज में लग गए। तो वो जो दोहा था जिसको हम जान सकते, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सौ बांध्यो आगे कौन हवाल, है ना। ये इन्होंने लिखा, किसने लिखा? बिहारी लाल जी ने, बिहारी कवि ने लिखा। और किसके लिए लिखा? सवाई राजा जयसिंह के लिए लिखा, जिनके दरबार में ये रहते थे। इसका मतलब है कि नहीं पराग नहीं मधुर, तो ये जो है मधु नहीं विकास यह काल, मतलब ये एक ऐसा समय चला जिसमें कोई विकास नहीं हो रहा है ना, किसी तरह का कुछ फल फूल नहीं रहा है, और जो भंवरा है फूल के पास ही मंडरा रहा है, तो आगे क्या होगा राज्य का, साम्राज्य का। इस तरह का इन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से, एक तरीके से राजा को जगाने का प्रयास किया था। तो राजा पे इनका इफेक्ट भी हुआ, प्रभाव भी हुआ। बाकी मूल रूप से ये जो थे कृष्णोपासक थे। जब हम लोग इनकी रचना बिहारी सतसई को पढ़ते हैं तो उनमें जो एक खंड है, एक भाग है, जिसमें कि एक काफ़ी कृष्ण का वर्णन इन्होंने किया है
जिनसे पता चलता है ये कृष्णोपासक थे। इनके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे भक्ति के बारे में। अभी हम लोग बेसिक हम लोग देख रहे हैं। फिर जब हम इनकी काव्य धारा के, रीति काल की काव्य धारा की बात करते हैं तो ये रीति सिद्ध काव्य धारा के थे। रीति सिद्ध, कुछ लोग इनको रीतिबद्ध भी कहते हैं, जिनमें लक्षण तो नहीं थे काव्य शास्त्रीय नायिका वेद के, लेकिन उसमें आपको जो उदाहरण है वो देखने को हमें मिल जाता है। रस, छंद, अलंकार, भावनाएं, ये सारी चीज़ें हमें काव्य शास्त्री उसमें देखने को हमें मिल जाता है इनकी रचनाओं में। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के, या रीति सिद्ध कुछ लोग जो कहते हैं उनके कवि ये माने जाते हैं, है ना। बाकी इनकी मुख्य रचना या एकमात्र रचना जिनके लिए इनको प्रसिद्धि मिली वो बिहारी सतसई के रूप में हम जानते हैं। सतसई मतलब 700, है ना। ये मुक्तक काव्य है, एक तरीके से प्रबंध मुक्तक का मिश्रण है, लेकिन कुछ लोग मुक्तक और मूल के रूप से मुक्तक ही माना जाता है, क्योंकि सारे दोहे कहीं न कहीं जितने भी इसमें रचनाएं हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से अलग। इन पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे आगे। और यह जो है प्रभावित है गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरुक शतक, ये 3 जो रचना है इनसे प्रभावित होकर ये लिखी गई, और पैटर्न इनका उन्हीं पे है ना। और ये पैटर्न हमें रीति काल के लगभग सभी रचनाओं में देखने को मिलता है, किसी न किसी पे वो आधारित होता है। इनमें कुल 719 दोहे हैं, यानी कि जो बिहारी सतसई इसमें 719 दोहे हैं कुल मिला के, और लिखा गया है किसमें, ब्रजभाषा में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रजभाषा उस समय की मुख्य भाषा थी, और ब्रजभाषा में ही सारी रचना रची जाती थी, जो कि जैसे आज हिंदी है तो लगभग सभी लोग हिंदी बोल लेते हैं, ठीक उसी तरीके से उस समय ब्रजभाषा में रचनाएं रची जाती थी, और ब्रजभाषा ही प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित भाषा थी। अवधि का स्थान उस समय में काफ़ी हद तक डाउन हो चुका था। इनमें 3 भाग है। जब हम इसको पढ़ते हैं बिहारी सतसई, इसमें 3 भाग है। पहला भाग नीति है, दूसरा अध्यात्म, तीसरा श्रृंगार है। 3 तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलता है ना। और तीनों को किस उत्कृष्टता के साथ में बिहारी ने, यानी कि बिहारी लाल कवि ने जो है, इन्होंने इसे पिरोया है, इन्होंने इसे रचा है। वह जब हम रचनाओं का विस्तृत व्याख्या करेंगे तब हमें पता चलेगा, है ना, कि क्यों इनके बारे में ग्रियर्सन ने ऐसा कहा, और क्यों आज तक बिहारी कवि को सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में गिना जाता है। इनका जो मूल भाव था वो मूल भाव इनका है, हर चीज़ से जीवन में रस मिलता है, उसका आनंद लेना चाहिए। ये कहते हैं कि जीवन में हर एक चीज़, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे रस लो। ऐसा नहीं कि जो हमें किसी चीज़ से दूरी बना के रखनी है, सब कुछ का रस लेना चाहिए, तभी जीवन का असली जो है मज़ा है। ये कहते हैं बिहारी कवि कहते हैं। इनका एक दोहा है जो बहुत ही फेमस है, और बार बार ये पूछ भी दिया जाता है, और आप यदि कहीं लिख देते हैं किसी एग्जाम में तो माना जाएगा कि बिहारी के बारे में और कुछ लिखे ना लिखे, ये जरूर लिख देना है ना। तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े रीते तिरे जो बूढ़े सबान, है ना। यानी कि चाहे वाद्य यंत्र है उसका ध्वनि हो, या फिर कविता का रस हो, या कोई सरस राग हो, रति हो, या किसी भी तरह का रंग हो, है ना, जो उसमें नहीं डूबा, जो उसमें नहीं घुसा, उसे जीवन का कुछ नहीं मिला, है ना, उसका जीवन बेकार चला गया है ना। इसीलिए उनमें डूब जाना चाहिए। ये कहते हैं, कौन कहते हैं, कवि बिहारी लाल कहते हैं, यानी कि बिहारी कवि ये बात कहते हैं। तो दोस्तों, बिहारी कवि के बारे में बेसिक इतनी ही बातें हैं। बाकी जो बिहारी सतसई है इसके बारे में, बिहारी कवि के और चीज़ों के बारे में, जैसे श्रृंगार है, नीति है, भक्ति है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते रहेंगे। और ख़ास करके जो रीति काव्य धारा है, रीति काल की जो परंपरा है, उनसे किस तरीके से इनका जुड़ाव है, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ इनमें से अलग है, और क्यों प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखना होगा, और हम एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। साथ ही व्याख्या खंड के लिए जो दोहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो है हमने जो चर्चा किया उसमें बेसिक रूप से हमने ये समझा कि बिहारी लाल जो कवि थे वो, उनका जन्म कब हुआ, किस तरह की रचनाएं रचते थे, उनकी सोच क्या थी, क्या उनकी जो है भक्ति का आधार था, वो सारी चीज़ों पे आज हमने चर्चा किया है। और आगे की कक्षाओं में हम लोग इनका विस्तार से चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर के दृष्टिकोण से, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। बाकी आप लोगों के लिए ये है कि आप सभी लोग जो पढ़ चुके हैं, जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, पिछले क्लासेज में लगभग 142-43 वीडियो हमने डाल दिया है, तो आप लोग उनको पढ़ते रहिए। जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है उनके लिए है कि अभी जो नई चीज़ें मैं डाल रहा हूँ उसके साथ साथ आप चलते चलें, और मैं रेगुलर प्रयास करूँगा कि मैं 1-2 वीडियो डालते रहूँ, और जल्द से जल्द हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, ताकि
बाकी एक चीज़ है कि सिलेबस के लिए मैंने पहले भी कहा है कि परेशान नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि सिलेबस का जितना भाग हमने कंप्लीट किया हुआ है तो उतने यदि आप पढ़ लेते हैं ठीक से तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारे पास में कुछ प्रश्न छोड़ने का भी विकल्प होता है। आपको सारे प्रश्नों को उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि सारे प्रश्नों को लिखने की आवश्यकता आप समझने लगेंगे और हर एक चीज़ को करके जाना चाहेंगे तो परीक्षा में कहीं ना कहीं आपका क्या होगा कि दूसरा पोर्शन कमज़ोर रह जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट कमज़ोर रह जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा इस हिसाब से लेके चलें कि जो आपको अच्छा लगता है। बाकी सिलेबस में जितनी चीज़ें वो तो मैं कंप्लीट करूँगा ही, है ना। तो देखते रहिए ट्रू सक्सेस, और कुछ भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से ट्रू सक्सेस के जो हमारे टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे भी कई सारे लोग लगातार उसमें डालते रहते हैं, मैं देखता हूँ अलग अलग नोट्स या बहुत सारी चीज़ें, तो उससे आप लाभ ले सकते हैं। बाकी विशेष रूप से कोई नोट्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं डाल दे रहा हूँ ये मोर देन सफिशियंट है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप परीक्षा को लगातार देंगे, है ना, मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, आपको पता चलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको नहीं घुसना है बहुत सारी चीज़ों में, फालतू चीज़ों में बहुत सारा समय बर्बाद करेंगे, वो समय आप दूसरी चीज़ों में सदुपयोग कर सकते हैं। यही स्मार्ट स्टडी होता है, और इसी तरीके से करेंगे तो जल्द से जल्द सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आप एक ओवरऑल सारे सब चीज़ों को साथ लेके चल पाएंगे, ताकि परीक्षा में आप पास कर सकें मुख्य परीक्षा में, है ना। 5-10 नंबर के लिए इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें। तो देखते रहिए ट्रू सक्सेस। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।